Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, the state legislatures. बेटा जब हम स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की और लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं बेटा और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगर हम 28 स्टेट्स की बात करें तो 28 स्टेट्स में कुछ स्टेट्स यूनिकैमरल हैं, कुछ स्टेट्स बाइकैमरल हैं। अब यूनिकैमरल हम किसको कहते हैं बेटा? वो स्टेट्स जहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब एक ही हाउस है, उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। और बेटा हमारे इंडिया में 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो ऐसे स्टेट्स को हम बोलते हैं बाइकैमरल। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे यूनिकैमरल स्टेट्स को भी और बाइकैमरल स्टेट्स को भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेटा जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसे कैसे डिस्क्राइब किया गया कि भाई ये एक यूनियन है। किसका यूनियन है? तो ये यूनियन है अपनी टेरिटरीज़ का। टेरिटरीज़ में कौन सी दो टेरिटरीज़ आ जाएंगी बेटा? टेरिटरीज़ ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है, पर यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्टली डील कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से ध्यान से सुनो, हमारा जो इंडिया है वो यूनियन है। किसका यूनियन है? स्टेट्स का और यूनियन टेरिटरीज़ का। यूनियन टेरिटरीज़ को डायरेक्टली डील कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और हर स्टेट की होती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट। आज हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 मतलब 8 यूनियन टेरिटरीज़, 8 यूटीज़ हैं और 8 स्टेट्स हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1991, उसने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए। किसके लिए? दिल्ली के लिए। 1991 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया उसने कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए। किस रिस्पेक्ट में? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रिस्पेक्ट में। वो क्या चेंजेस थे? वो ये था कि दिल्ली को पार्शियल स्टेटहुड दे दिया गया। ये यूनियन टेरिटरी तो रहेगा ही रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ से काम करती है? दिल्ली से ही काम करती है। दिल्ली तो सेंटर कब से रहा है? दिल्ली सल्तनत के टाइम या उसके भी पहले से रहा होगा। तो दिल्ली से हमारी सरकार काम करती है, केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए ये यूनियन टेरिटरी तो है ही, पर साथ ही साथ इससे स्टेट गवर्नमेंट भी दे दी गई है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल कहाँ के बेटा सीएम थे? दिल्ली के। अभी कौन है? रेखा गुप्ता। और उसके पहले कौन थी? शीला दीक्षित। तो इतना तो पता ही होगा ना आपको। तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है और साथ ही साथ क्या भी है बेटा? एक स्टेट, पार्शियल स्टेटहुड भी उसे मिला हुआ है। और ये जो 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया वो कहता है कि दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे और दिल्ली किस तरह से भी कंटिन्यू काम करेगी एज यूनियन टेरिटरी। तो ये यूनियन टेरिटरी भी रहेगी और इसको पार्शियल स्टेटहुड भी मिलेगा, मतलब इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे। बेटा अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर्स। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे बने हुए होते हैं। ठीक है, जो लेजिस्लेचर्स होते हैं वो डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, मतलब वो अलग अलग सिद्धांत पे बने होते हैं। कोई लेजिस्लेचर ऐसा होगा बेटा जिसमें सिर्फ एक ही हाउस होगा, उसे आप कहेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हम किसको कहेंगे? जिसमें एक ही हाउस होगा। पर जहाँ पर 2 हाउसेस होते हैं वहाँ पर हम उसे कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जैसे अगर हम हमारे सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें, ठीक है, तो संसद की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है, तो वो बाइकैमरल। अगर हम स्टेट की बात करें तो कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वो क्या हो जाएंगे? बाइकैमरल। ठीक है, तो यूनिकैमरल बाइकैमरल समझ में आ गया। जहाँ एक हाउस होगा यूनिकैमरल, जहाँ 2 हाउस होंगे वो बाइकैमरल। अब 6 स्टेट्स ऐसे हैं बेटा जो बाइकैमरल हैं इंडिया में, और इसमें भी आंध्र प्रदेश का किस्सा तो बिल्कुल अनोखा ही है। आंध्र प्रदेश की सरकार कभी बोलती है हमें बाइकैमरल रहना है, फिर कहती है हमें यूनिकैमरल हो जाना है, फिर कहती है हमें बाइकैमरल हो जाना है। तो 2007 तक इनका यूनिकैमरल बाइकैमरल चलता रहा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। तो 6 स्टेट्स कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, बिहार। 2 तो ये हो गए, आंध्र प्रदेश और बिहार। तीसरा स्टेट है कर्नाटका, चौथा महाराष्ट्र, 5वां तेलंगाना, छठा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और आपका बिहार। ये 6 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ बाइकैमरल सिस्टम है, मतलब 2 हाउसेस हैं।
लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, जबकि के इन 6 स्टेट्स को छोड़ दूँ तो बचे हुए 22 स्टेट्स में क्या है, सिर्फ एक ही हाउस है जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आंध्र प्रदेश की जो मैं बात कर रही थी बेटा, उसके लिए ध्यान से सुनना। अब बेटा मैं बात कर रही थी ना कि आंध्र प्रदेश का किस्सा बड़ा ही अनूठा है। तो देखो 1958 में ये क्या हो जाता है, बाई कैमरल। ठीक है, फिर 1985 में अचानक से इनको लगता है हमें यूनी कैमरल हो जाना चाहिए, तो ये यूनी कैमरल हो जाते हैं। फिर 2007 में इन्हें अगेन फिर होश आता है कि यार हमें तो बाई कैमरल होना चाहिए, तो वापस से बाई कैमरल हो जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश का किस्सा थोड़ा अजूबा है। क्या, पहले तो याद रखोगे 1958 में ये क्या हो जाते हैं बेटा, बाई कैमरल। फिर 1985 में क्या हो जाते हैं, यूनी कैमरल। और 2007 में ये वापस से क्या हो जाते हैं, बाई कैमरल। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिससे आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकते हैं और एबोलिश भी कर सकते हैं। तो देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स अवेलेबल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में संवैधानिक प्रस्ताव इस बात का है कि आप जब चाहें जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकते हैं और एबोलिश भी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश ने इसी के अंतर्गत तो पहले अपने आप को बाई कैमरल बनाया, फिर यूनी कैमरल बनाया, फिर बाई कैमरल बनाया। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ पास कर सकती है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली अगर एग्जिस्टिंग में है तो उसे एबोलिश कर दिया जाए, और अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसे क्रिएट कर दिया जाए। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो। अगर किसी स्टेट के पास काउंसिल नहीं है तो वो काउंसिल क्रिएट करा सकता है, किसी स्टेट के पास काउंसिल है तो वो उसे एबोलिश करा सकता है। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट की पास करेगी एक रेजोल्यूशन इस इफ़ेक्ट में। जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में यूनी कैमरल सिस्टम है। तो अगर हमारी मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ये रेजोल्यूशन पास कर दे कि इन फ्यूचर हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकती है, पार्लियामेंट इस बात की मंजूरी दे देगा। अब ये जो रेजोल्यूशन है बेटा, इसकी कुछ कंडीशन है कि ये रेजोल्यूशन सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा, इसके लिए चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। कितनी चाहिए, 2/3। नॉर्मल अगर किसी लॉ को पास कराना है तो आधे से ज़्यादा लोगों ने बोल दिया तो पास हो जाता है। पर यूनी कैमरल बाई कैमरल की अगर हम बात करें तो इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। किन व्यक्तियों की, जो व्यक्ति उस दिन प्रेजेंट हैं, जो वोट कर रहे हैं, जो उस दिन प्रेजेंट हैं, जो उस दिन वोट कर रहे हैं, उनमें से अगर 2/3 ये बोल देंगे ना कि हमें बाई कैमरल सिस्टम चाहिए तो बाई कैमरल मिलेगा, और अगर बोल देंगे नहीं हमें यूनी कैमरल चाहिए तो यूनी कैमरल मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए जो मेंबर प्रेजेंट हैं, जो वोटिंग कर रहे हैं, उनका 2/3 अग्री होना चाहिए, या तो हाँ के लिए या तो ना के लिए। पर बेटा एक बात और ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि स्ट्रेंथ 200 की है और एक दिन 50 लोग आए थे, आपने उसमें से ही 2/3 की हाँ लेकर रिजोल्यूशन पास करा दिया। बिल्कुल नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर मतलब 200 की मेजॉरिटी क्या होगी, 100 से तो ज़्यादा ही लोग होने चाहिए। 100 से ज़्यादा लोग होंगे तब जाके वो प्रेजेंट मतलब प्रस्ताव पारित होगा। तो क्या बेटा आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आ गया कि आप जब चाहें जब लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करा सकते हैं, अगर है तो उसे हटवा सकते हैं, पर रेजोल्यूशन स्टेट ही पास करेगा और उस रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, जो मेंबर प्रेजेंट है और जिन्होंने वोटिंग किया। अच्छा, दूसरी बात, ऐसा नहीं कि आपने थोड़े से मेंबर प्रेजेंट थे उनसे वोटिंग करा ली और हो गया। अब मेजॉरिटी में मेंबर उस दिन असेंबली में प्रेजेंट होने चाहिए। अब बेटा अगर हम बात करें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, पंजाब की और आंध्र प्रदेश की, अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, तो इन्होंने एबोलिश किया था अपने सेकंड चैम्बर को इसी लॉ के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आंध्र प्रदेश का भी बताया ना आपको, आज आंध्र प्रदेश 6 की लिस्ट में है क्योंकि 2007 के बाद ये फिर बाई कैमरल हो गया, पर पहले इसने अपने बाई कैमरल को ख़त्म करके यूनी कैमरल बन चुका था, बताया ना मैंने अभी।
तो वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने एबोलिश किया था अपने सेकंड चैम्बर को इसी लॉ के अकॉर्डिंग। बट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये कब पॉसिबल हुआ? 2009 में, ठीक है। 2009 नहीं, सॉरी 2007, गलती से बोला बेटा, 2007 है ना। फिर से ध्यान से सुनो, कंफ्यूज नहीं होना कि आंध्र प्रदेश का नाम यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। यहाँ तो इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिया कि भैया ये कभी यूनिकैमरल से बाइकैमरल बना, फिर बाइकैमरल से यूनिकैमरल बना, क्लियर है। पर जब पार्लियामेंट का एक्ट पास हुआ तो वहाँ पर फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कब बनी? 2007 में। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कंपोजिशन को और ऑर्गेनाइजेशन को। किसके? विधानसभा के, या आप इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में कंपोजिशन क्या होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो बेटा सबसे पहली बात तो आप ये जान लें कि जैसे सेंट्रल लेजिस्लेचर में लोकसभा का जो रोल होता है वही विधानसभा का रोल होता है स्टेट में, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे पॉपुलरली हम क्या कहते हैं? इलेक्टेड चैम्बर। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? इलेक्टेड चैम्बर। और यही रियल सेंटर होता है स्टेट पावर का। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसे हम पॉपुलरली क्या कहते हैं? इलेक्टेड चैम्बर। और ये ही रियल सेंटर है किसका? पावर का। कहाँ पर? स्टेट में। स्टेट पावर का रियल सेंटर लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे बेटा। अगर हम असेंबली के कंपोजिशन की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मेंबर्स होते हैं जिन्हें डायरेक्ट इलेक्शन से चुना जाता है, और किस बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें मेंबर्स होते हैं जिन्हें चुना जाता है किसके बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हम सारे लोग वोट देते हैं तब चुने जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। तो बेटा हर व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से ऊपर है वो क्या बन जाएगा? एलिजिबल वोटर। थस एवरी पर्सन हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा भी होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ ही ऐसे क्लॉजेज़ हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई करते हैं कि भाई आप वोट नहीं दे सकते, जैसे अपन साउंड माइंड के हो तब आपको वोट देने से रोका जाता है ना। अदरवाइज़ तो हर वो व्यक्ति जो इंडिया का नागरिक है, इंडियन सिटीजन है और 18 साल से ज़्यादा उसकी एज है, वो बिल्कुल एलिजिबल है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वोट करेगा, ठीक है। अच्छा, जो नंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स का वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो मतलब कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली हो, पूरे इंडिया में 28 स्टेट हैं तो 28 स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, फिर हम दिल्ली और पुदुचेरी को और इंक्लूड कर दें, पौंडीचेरी और दिल्ली को और इंक्लूड कर दें तो 30 हो गए। तो बेटा यहाँ पर एक प्रोविज़न है कि कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली क्यों ना हो उसमें 500 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटा ये तो एक जनरल क्लॉज हो गया कि भैया 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। पर फिर हमने कुछ स्पेशल प्रोविज़न भी किए कुछ स्टेट्स को देखते हुए, जैसे गोवा, मिज़ोरम, सिक्किम। गोवा, मिज़ोरम, सिक्किम को देखते हुए हमने कुछ स्पेशल प्रावधान किए हैं, विशिष्ट प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस किए हैं। बेटा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सिक्किम की उसमें 30 से कम मेंबर्स नहीं होना चाहिए। तो बेटा अगर हम गोवा और मिज़ोरम की बात करें तो 40 मेंबर्स ईच अलाउड हैं, ठीक है। सिक्किम की बात करें तो 30 से कम नहीं होने चाहिए, और ब्रॉड तो आपको पता ही है 500 से ज़्यादा नहीं, 60 से कम नहीं। अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी को डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये जानो कॉन्स्टिट्यूंसी होती क्या है। हर स्टेट को जब भी इलेक्शन होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। हर एक एरिया को कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं और हर एक एरिया से चुन के आएगा एक एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा के लिए भी बनती है, पर एरिया में डिफरेंस होता है। देखो कॉन्स्टिट्यूंसी का मीनिंग सेम नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूंसी तो सेम रहेगी, जहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के आएगा, भाई लोकसभा का होगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आएगा, राज्यसभा का होगा तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के आएगा, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या, तो कॉन्स्टिट्यूंसी होता है एक स्पेसिफाइड एरिया जहाँ पर वोटर्स इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। अब
जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो लोकसभा की भी हो सकती है और स्टेट असेंबली की भी हो सकती है, दोनों की हो सकती है, बस थोड़ा सा एरिया का डिफरेंस आएगा। बेटा एक बार जो लिखा है उसको प्रॉपर पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी, द मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सिंगल मेंबर ही इलेक्ट होके आएगा स्टेट में। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो क्या है? स्पेसिफाइड एरिया है जहाँ पर वोटर्स सिलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, किसके लिए? लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए, भले ही वो स्टेट असेंबली हो या लोकसभा। ठीक है, अब स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। भाई हमारे एक स्टेट का साइज़ दूसरे स्टेट से बिल्कुल इक्वल नहीं है, सेम साइज़ तो नहीं है, कोई स्टेट बहुत बड़ा है, कोई स्टेट बहुत छोटा है, तो जो स्ट्रेंथ होगी असेंबलीज़ की वो भी अलग अलग होगी। जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है असेंबलीज़ की कुछ मेजर स्टेट्स की वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा उत्तर प्रदेश में 403 है, बिहार में 244 है, मध्य प्रदेश में 231 है। हमारा मध्य प्रदेश 3rd रैंकिंग पे आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश 403, बिहार 244, मध्य प्रदेश 231, 403, 244 और 231। वेस्ट बंगाल में 295 है, महाराष्ट्र में 289 है। पर अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय की, तो यहाँ पर 60 मेंबर ही हैं। कहाँ कहाँ पर 60 मेंबर है बेटा? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 60 मेंबर ही हैं। महाराष्ट्र में 289 है, वेस्ट बंगाल में 295 है, मध्य प्रदेश में 231, बिहार 244, उत्तर प्रदेश 403। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कि कुछ स्टेट्स 2000 में बने। कब बने? 2000 में। जैसे हमारे मध्य प्रदेश से बना छत्तीसगढ़, बिहार से बना झारखंड और यूपी से बना उत्तराखंड। ठीक है, ये नए स्टेट्स थे। अब हम इनकी सीट्स को डिस्कस करेंगे। ये नए स्टेट्स बने कब? 2000 में। अब हम इनकी सीट्स को डिस्कस करेंगे। द सीट्स इन द असेंबलीज ऑफ द 3 स्टेट्स क्रिएटेड इन, वो 3 स्टेट्स जो क्रिएट हुए 2000 में वो थे झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो झारखंड को कितनी सीट्स मिली? 82, उत्तराखंड को मिली 71 और छत्तीसगढ़ को 91। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट्स है? 91, झारखंड में 82, उत्तराखंड में 71। कुछ सीट्स आप लोग याद कर लेना। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन और नॉमिनेशन की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रॉपर उसमें ये प्रोविज़न है कि भाई शेड्यूल्ड कास्ट का रिप्रेजेंटेशन भी हो लेजिस्लेटिव असेंबली में, शेड्यूल्ड ट्राइब का भी हो। तो हमारा जो संविधान बना है वो बेटा इस बात को ध्यान में रखते हुए बना है कि आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे डाउन ट्रोडन कम्युनिटीज़ हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जिसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अपने आप नहीं आ सकता, उन्हें हमें थ्रू रिजर्वेशन ही लाना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन का भी प्रॉपर प्रोविज़न है। अब हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं कि भाई अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में चुन के जाना है, एमएलए बनना है, तो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होने चाहिए। इन ऑर्डर टू बी चूजन एज मेंबर ऑफ असेंबली, एक पर्सन इंडिया का सिटीजन हो, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट। यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपकी एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। आप 25 साल के हों, आप इंडिया के सिटीज़न हों, आपके पास दूसरे क्वालिफ़िकेशंस हों जो पार्लियामेंट ने प्रेस्क्राइब किए हैं, पार्लियामेंट के बताए गए दूसरे क्वालिफ़िकेशन आपके पास हो, आपकी उम्र 25 साल की हो और आप इंडिया के सिटीजन हो, तो आप बिल्कुल इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और एमएलए बन सकते हैं। A person shall not be elected for a seat of assembly unless he is a registered voter. अगर आप स्टेट की किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड ही नहीं है एज अ वोटर, तो आप उस स्टेट की असेंबली के लिए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। भाई डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है? एक व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा स्टेट लेजिस्लेचर से अगर उसके पास कोई हाउस ऑफ प्रॉफिट होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में मतलब आप ये मान लो अगर आपकी सैलरी सरकार देती है, आप सरकार के किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हैं, तो आप भाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर आप पागल हैं, अनसाउंड माइंड के हैं, तो भी आप इलेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप दिवालिया घोषित हो चुके हैं, ठीक है, अगर आप इंसॉल्वेंट, आपका दिवालिया निकल चुका है, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और हो सकता है पार्लियामेंट ने किसी लॉ के अंतर्गत आपको डिस्क्वालीफाई किया हो, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते।
और बेटा कोई भी मेंबर, नो पर्सन शैल बी द मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे आप दोनों हाउस के मेंबर नहीं हो सकते। नो पर्सन शैल बी द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस of legislature at the same time. Neither can anyone be a member of both parliament and state legislature. ऐसा भी नहीं होगा कि आप स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के मेंबर हो, नहीं तो ऐसा होगा कि आप दोनों हाउस ऑफ लेजिस्लेचर के मेंबर हो। मतलब आप एमएलए और एमएलसी साथ में नहीं हो सकते, आप एमपी और एमएलए साथ में नहीं हो सकते। एंटी डिफेक्शन लॉ से हम स्टार्ट करेंगे हमारे पार्ट 2 को।